दुनिया के हर कोने से आप बात ले रहे, हमारे वेदों से भी ले रहे हैं और हेमिंग्वे के उस वहाँ से भी, उस समंदर से भी। मुझे लगता है आपको समंदर इज समथिंग यू लव, मुझे लगता है आपकी बातों से वो निकल के आ रहा है। अब आपसे थोड़ी बात करनी है इकोनॉमी के बारे में, और ख़ास तौर पे मुझे आपसे ये कहना है कि एक आम आदमी के लिए तो बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे आंकड़े आते हैं, आंकड़े आते जाते रहते हैं, और कभी कभी वास्तविकता से कभी उनका मेल होता है, कभी नहीं होता है, या कभी आपके पर्सपेक्टिव है जो बन जाते हैं या बायसेस बन जाते हैं कि अब कभी छोटी सी कोई एक रिपोर्ट देखते हैं, किसी और रिपोर्ट को देखते हैं। तो आप ये बताइए कि आपके अनुभव से ये आंकड़ों और वास्तविकता का क्या कभी मेल होता है, या केवल ये किसी एक स्थिति को समझने के लिए हमारा एक नजरिया है, एक दृष्टिकोण मात्र है? इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, अर्थशास्त्र एक ऐसा एक क्षेत्र है जहां आपके पास आंकड़े ही आंकड़े आएंगे। तो इसमें से इस आंकड़ों के समुंदर से आपको वास्तविकता को खोज निकालना पड़ेगा। तो एक नज़रिया की ज़रूरत तो पड़ती ही है, कुछ हद तक ट्रेनिंग की ज़रूरत भी है, लेकिन अंत में ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक जो सच्चाई है उसको देख के चलें, न कि किसी एक आइडियोलॉजी के कारण उसमें बह जाए। और ये बहुत ही समस्या है इस क्षेत्र में, और ये आपको हद कदम में दिखेगा इसमें कि एक आइडियोलॉजी के तहत हम लोग एक कोने में अटक जाते हैं, जबकि आंकड़े और कहीं चले जा रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की हमेशा ज़रूरी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि एक छोटे से चीज़ पे हम लोग इतना अकड़ जाते हैं कि बाहर चित्र क्या है उनको दिखता ही नहीं है। और इसका अनुभव आप सभी को हुआ होगा जब ये महामारी, कोविड महामारी के कारण जो हमारा लॉकडाउन हुआ, हमारे अर्थव्यवस्था पे बहुत सारा इसका दबाव पड़ा, झटका भी लगा। तो इसमें लोग फिर, तो ऐसा एक भयंकर परिस्थिति थी। आपको याद होगा कि मतलब महामारी एक भयंकर महामारी है। तो इसमें आप सोच के देखिए कि एक इसमें पर्सपेक्टिव की बहुत ज़रूरत है। एक चीज़ को आप अपने वश में लाने की कोशिश में आप किसी और चीज़ में बहुत सारा दबाव डाल रहे हैं। मतलब आप महामारी को वश में लाने के लिए आप अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। लॉकडाउन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेना कि इसमें हम लोग ट्रेड ऑफ क्या कर रहे हैं, कि इस एक चीज़ के लिए दूसरा चीज़ हम लोग क्या खो रहे हैं। तो ये जो इसको मद्देनज़र रखने के लिए आंकड़ों को ठीक से परखना और एक ऑनेस्ट तरीके से इनको परखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब ये सब उथल पुथल चल रही थी तो स्वाभाविक है कि गरीबी पे बहुत और अर्थव्यवस्था पे, लघु उद्योगों पे बहुत इसका प्रभाव पड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं जो पॉलिसी मेकर हूँ मुझे मालूम नहीं है कि इन लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है, मुझे दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। तो उस समय हम लोग क्या करें? तो कुछ अर्थशास्त्रियों का व्यू था कि जाके आप सिर्फ खर्च कर दीजिए, सबको पैसा दे दीजिए, बांट दीजिए। तो कुछ देशों ने ये किया, और हमारे यहाँ हम लोगों ने ये नहीं किया। हम लोगों ने बहुत टारगेटेड तरीके से जनधन का पैसा दिया या फूड प्रोग्राम बनाया। हाँ, जैसे आपको याद होगा 80 करोड़ लोगों को हम लोगों ने अनाज का, ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी आके अनाज ले गया, लेकिन प्रावधान हमने बनाया। तो इस तरीके से हम लोगों ने लघु उद्योगों के लिए लिक्विडिटी का फैसिलिटी बनाया ना। उस समय आपको याद होगा कि बहुत लोगों ने हम लोगों को बहुत निंदा भी की कि देखिए ये भारत के जो अर्थशास्त्री हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उनको ये परवाह ही नहीं है। ऐसा नहीं था, हमें परवाह थी, लेकिन ये भी ज़रूरी थी कि सब कुछ नियंत्रित तरीके से किया जाए। क्योंकि अगर हम लोग ये नियंत्रित तरीके से नहीं करते तो याद रखिए कि ये पूरा हमारे नियंत्रण के बाहर चला जाता। और आज श्रीलंका का जो हालत है, हमारा भी वही हालत होता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हाँ, हम लोग जाने, ये आंकड़ों के आधार पे जाने कि कहाँ समस्या है, उस समस्या का समाधान ढूंढें, न कि एकदम जाके दरवाजे खोल के एकदम सब कुछ लुटा दें।
तो ये नियंत्रण में रखना, अपने ऑब्जेक्टिव तरीके से डेटा को परखना, फिर हाँ, ये नहीं है कि हम लोग दूसरे के मतलब क्रिटिसिज्म को मतलब देखें नहीं, ये ज़रूरी है कि दूसरे की बात भी सुने, लेकिन अंत में रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो हमारी नीतियां हैं उनको एक एक करके और डिसिप्लिन तरीके से एक एक करके उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरे एपिसोड में एक चीज़ साफ हो गया है कि दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं इत्यादि, जो हमें बताते हैं उनको सुनना चाहिए, लेकिन अंत में जो आदमी यहाँ बैठ के यहाँ काम कर रहा है उसकी आप कदर करें जी। क्योंकि अंत में वो यहाँ बैठा है, ये नाव डूबेगी तो वही उसी में बैठा है तो वो डूबेगा जी। हाँ, जो तट पे दूर से हमको कुछ बता रहा है उसमें इसमें कोई स्किन इन द गेम नहीं है उसका जी। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो व्यक्ति जो ज़मीन से जुड़ा है वही ज़मीन को जान सकता है। आपसे एक और बात करनी है कि हमारी अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक तौर से जुड़ी हुई है, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से विश्व के बाज़ारों का हाल है, जिस तरह से युद्ध की स्थिति चल रही है, कोरोना से हम उभरे हैं, और उसका असर कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है, खासतौर पर महंगाई के, इन्फ्लेशन के हिस्से पे। तो महंगाई अभी के स्तर पे क्यों है, और महंगाई का सामना करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, दो तरीके से महंगाई बढ़ सकती है। एक है कि हमारी सिस्टम में इंटरनल इकोनॉमी से ये महंगाई का कुछ कारण हो सकता है, क्योंकि हमारे उद्योग हैं जो उनका प्रोडक्शन में कुछ कमी है, या इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है, या कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण से हमारे घरेलू अर्थव्यवस्था में कुछ कारण है जिससे महंगाई बढ़ रही है। दूसरा कारण है कि बाहर कुछ ऐसा उथल पुथल हो रहा है, कुछ मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमी में कुछ कारण होंगे जिसके कारण हमारे यहाँ महंगाई बढ़ी। तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो घरेलू अर्थव्यवस्था है वो अच्छी तरह से चल रही है। आप देखेंगे हमारे जो उद्योगपति हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है पहले से कहीं अच्छा है। तो ये घरेलू कारण से कोई ये महंगाई दर बढ़ नहीं रही है। जो कारण है वो हम लोगों को तेल का जो आयात करना पड़ता है उसका हमको ज़्यादा दाम चुकाना पड़ा है। इसका हम लोग शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसका आयात करते हैं, ये सच है, और हमारे देश में तेल नहीं है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन ज़्यादा नहीं है। अब लॉन्ग टर्म में हम लोग ये सोलर वगैरह लगा के शायद इससे निकल सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग इस वक्त अपने अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण रखें, और जहाँ हो सकता है थोड़ा बहुत जितना हम लोग कर सकते हैं जिससे मतलब ग्राहकों को थोड़ा राहत मिले, जैसे हम लोग एक्साइज ने थोड़ा घटा दिया इत्यादि, उतना तक कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ रिजर्व बैंक ने भी दर बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। आपने देखा होगा ब्याज दर बढ़ने लगे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा दबाव तो पड़ेगा सिस्टम पे। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो फिर महंगाई दर बढ़ती जाएगी। तो हर जगह पे ये एक संतुलन बना के रखना ये काम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में डिसिप्लिन एक बहुत महत्व रखता है। न कि हम जाके ये कर दो वो कर दो, ऐसा नहीं। ये चूंकि आपने कह रहे थे मेरा समुंदर से लगाव है, तो याद रखिए कि ये दुनिया की ये जो अर्थव्यवस्था है वो एक समुंदर है, और इसमें तूफान आते रहते हैं। हम एक जहाज में हैं, उस जहाज में इस तूफान का असर पड़ेगा, लेकिन जो इस जहाज को जो चला रहे हैं उनको कॉन्फिडेंट रहना है कि हम लोगों को इस दिशा में जाना है। उस पे मोटा मोटा ये देख रखे कि इस जहाज़ में कहाँ कहाँ रिपेयर करना है, रिपेयर करते रहिए, और उसका डायरेक्शन जो है उसको रखिए और मैनेज करते रखिए। बीच बीच में उथल पुथल होगा, जा तूफान आएंगे, लेकिन ऐसा भी समय आएगा जब मतलब दुनिया में ऐसी परिस्थिति होगी जहाँ हम तेज़ी से अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं।
इतने तूफान के बावजूद याद रखिए कि हम लोग इस साल 7.2% से रिजर्व बैंक का अनुमान है कि 7.2% से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और ये दुनिया का सबसे तेज़ गति है। चीन भी 4% पे अटका हुआ है, तो उसमें हम लोग 7.2% में हैं और जाहिर है कि अगले साल भी हम लोग दुनिया के सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाले अर्थव्यवस्था होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तूफानों का सामना तो करना ही पड़ता है, ये हमारा काम है, हम करते रहेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने ऊपर एक संयम नियंत्रित तरीके से हम लोग आगे बढ़े, जिससे उथल पुथल रहेगी, वो तो दुनिया की ये खेल सृष्टि का नियम है, तो ये है। लेकिन देखिए आगे एक जाके ऐसी एक परिस्थिति भी आएगी जहाँ तेल के दाम घट जाएंगे। दुनिया में तेल की जैसे ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, हाँ, ऐसी परिस्थिति आएगी जहाँ दुनिया में ब्याज दर घट भी जाएंगे। ऐसी परिस्थिति, उस परिस्थिति में हम लोग और भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस समय भी महंगाई दर के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी परिस्थिति में है और जो हमारे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं, जिन देशों ने अपने अर्थव्यवस्था, अपनी अर्थनीतियों को नियंत्रित तरीके से आगे नहीं बढ़ाया है, उनकी आप परिस्थितियाँ तो आप ही देख सकते हैं। और मैं सिर्फ इमर्जिंग मार्केट्स, विकासशील देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, विकसित देशों में भी हालत देखिए। इस वक्त यूरोप में भी जो महंगाई दर है वो हमसे ज़्यादा है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि उनकी महंगाई दर अमेरिका, यूरोप में हमारे महंगाई दर से ज़्यादा है। हाँ, हमारे यहाँ भी महंगाई को लेकर तकलीफ है, ऐसा नहीं है, लेकिन याद रखिए कि उनकी परिस्थिति और भी खराब है। तो कैसे हुई? क्योंकि वो लोग ये पिछले 2-3 साल में उनकी अर्थनीतियाँ जो थीं वो नियंत्रित रूप में उनने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया था। जी, आपने बहुत अच्छी बात करी और एक आखिरी दौर में हम जा रहे हैं। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पिछले 50-100 साल से दुनिया बहुत खुल गई है और बाज़ार बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन एक और समस्या, जैसे ये हम समाधानों की तरफ जाते हैं, कोई नई चीज़ आती है, वैसे ही समस्याएं भी सामने आती है। तो विश्व की अर्थव्यवस्था में काफ़ी तौर पे देखा गया कि इनकम में, आय में डिस्पैरिटी काफ़ी देखने को मिलती है और इसके कारण एक तरह की एक जो आर्थिक व्यवस्था है उसके सामने भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या ये सही तरीका है? या इससे अगर कुछ ऐसा पैदा होते ही आर्थिक असमानता है तो उसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो आप एक अर्थशास्त्री के तौर पे आप जो समस्या जो मतलब ना केवल देश के सामने लेकिन विश्व के हर बड़े देश के सामने जो चुनौती के रूप में आई है, उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आर्थिक असमानता का जो विषय है उसमें हम लोगों को ये साफ होना चाहिए कि ये अमीरों के विरुद्ध ये रेटोरिक नहीं है। अगर हमारे देश में उद्योगपति हैं और वो सफल हो रहा है तो अच्छी बात है, वो देश में हैं, वो उद्योग बढ़ा रहे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं, उसी टैक्स के आधार पे हम लोग गरीबों को फैसिलिटी दे सकते हैं। तो ये सोच कि हम लोगों को इन पे नियंत्रण रख के उसको खींच के नीचे लाना है, ये गलत सोच है। जो भी देश ये कोशिश करता है उसमें उसका पतन हो जाता है। आप हमारे ही इतिहास में देख लीजिए, हमने 91 में जो हम लोगों ने बदलाव लाया, उसके पहले का जो ये समाजवादी जो फेज़ था उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसमें न नौकरियां मिली, न आर्थिक दर बढ़ा और अंत में वो जो अर्थव्यवस्था है टूट के बिखर गई। अंत में हम लोगों को उसका बदलाव लाना ही पड़ा, रिफॉर्म्स करने ही पड़े। तो एक चीज़ याद रखिए कि ये इकोनॉमिक्स ऑफ एनवी पे मत जाइए। प्रश्न ये है कि हम गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, उस पे ध्यान दीजिए। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज द इशू। तो अगर विषय है तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में। तो आप देखिए पिछले 5-10 साल में हम लोगों ने क्या किए गए हैं। खास करके पिछले 5 साल में देखिए, नल से जल, उज्ज्वला स्कीम, जनधन योजना, स्वच्छ भारत के टॉयलेट्स, प्रधानमंत्री आवास योजना। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं गरीबों की क्या ज़रूरतें हैं, उनको डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं, जिससे एक सेफ्टी नेट बने।
हम लोग अमीरों को नियंत्रण रखने की ये बात नहीं है, गरीबों को ऊपर लाने की बात है जी। हाँ, तो इसीलिए असमानता के बारे में जब बात करते हैं तो याद रखिए ये असमानता एक दिशा वाली है कि हम लोग गरीबों को ऊपर लाएं, और इसके लिए हम लोग टारगेटेड इंटरवेंशंस कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरा आपसे ये कहना चाहूँगा कि भारत एक बहुत ही, जैसे आपने बताया कि एक मजबूत दिशा से, एक उछाल के साथ आगे बढ़ रहा है, तो अब भारत के अर्थव्यवस्था का, उसकी अगली दिशा क्या है, उसके विकास का अगला पथ क्या है, वो बताइए। तो देखिए, हम लोग 75 साल के आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ये अच्छा समय है कि हम लोग अगले 25 साल के बारे में भी सोचें। तो 2-3 चीज़ें हैं। एक है कि हमें ये जो अर्थव्यवस्था में जो विकास का जो दर है, इसको बनाए रखना है, इसको थोड़ा बढ़ाना भी है। मैं कहूँगा कि अगर हम लोग 7-8% की दर में भी चला के रखें इसको, विकास का दर, तो ये अच्छा है, क्योंकि ये कॉम्पाउंड होता रहता है। कुछ साल में बढ़ेगा, कुछ साल नीचे होगा, वो तो पुतल पुतल होता रहता है। लेकिन मोटा मोटा अगर 7-8% के दर पे हम लोग चलाते जाएं, क्योंकि आप अगर देखेंगे चीन का भी विकास इसी तरीके से हुआ, कुछ साल अच्छे थे, कुछ साल बुरे थे, लेकिन उसने ये मेंटेन करके रखा, और उसके आधार पे चीन का जो अर्थव्यवस्था है अब दुनिया के दूसरे नंबर पे आके खड़ा हुआ है। तो ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। तो ग्रोथ इज़ इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, साथ साथ हम लोगों को जो भारतीय स्टेट है, जो राज्य है, और सरकार ही नहीं, पूरे राज्य का जो सर्विसेज देती हैं, जो सेवाएं देती है नागरिक को, उन पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, पिछले 25 साल उन्होंने क्या किया, जो कार्य सरकार को नहीं करना चाहिए उनसे सरकार को बाहर निकाला। जैसे एयरलाइन चलाना सरकार का काम नहीं है, तो उससे बाहर निकालो। लाइसेंस परमिट देना ये सरकार का काम नहीं है, वो तो निजी क्षेत्र करे, तो उससे सरकार को बाहर निकालना। तो ये 25 साल से हम लोगों ने कर रहे हैं। आगे 25 साल में हमको उन चीज़ों को कराना है जिसको सरकार को करनी चाहिए। हाँ, भारतीय राज्य को करना चाहिए संविधान के तहत। क्या है वो चीज़ें? पहला है कि जो हमारी न्याय की व्यवस्था है उसमें सुधार लाना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल्स ऑफ द स्टेट इज एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिलीवरी ऑफ जस्टिस। इसमें हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। 4 करोड़ के करीब केस हमारे न्याय व्यवस्था में अटकी पड़ी हुई हैं। ये सही नहीं है, तो इसको ठीक करना एक नंबर 1 मैं कहूँगा। अगर पहले नंबर पे हमको कोई भी सुधार लाना है तो ये न्याय व्यवस्था में लाना है, प्रथम। दूसरी, बहुत ऐसे सेवाएं हैं जो सरकार को करनी चाहिए, उसके लिए हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ठीक से सेटअप नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की भी बहुत ज़रूरत है, हमें सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि लोगों को के मन में ऐसा होता है कि हमारा जो सिविल सर्विस है बहुत ज़्यादा बड़ा है। नहीं, एक्चुअली हमारे देश के तुलना में वो छोटा ज़्यादा है। समस्या यह है कि वो गलत चीज़ों में अटकी पड़ी हुई है। जो चीज़ करना नहीं चाहिए उसमें बहुत लोग हैं, जो चीज़ करना चाहिए उसमें लोग नहीं हैं। तो जो जैसे नगर पालिका की जो सेवाएं हैं वो ज़्यादा होना चाहिए। हमारे जो नगर के अंदर जो सड़कें हैं उनमें हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी यहाँ साबरमती रिवर फ्रंट का काम आ रहा है, ऐसे हर शहर में होना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस बनानी चाहिए, उनमें हम लोग को निवेश करना चाहिए। तो ये जो पब्लिक कम्युनिटीज़ हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, उनमें हमको निवेश करना चाहिए। फिर पब्लिक हेल्थ में निवेश करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सरकार को निवेश करना चाहिए, उसमें हमको ध्यान देना चाहिए। उनमें एक तो न्याय व्यवस्था है, लेकिन उसके अलावा मैंने कहा जैसे नगर पालिका की जो सेवाएं हैं, दूसरी तरह की सेवाएं, उन पे ध्यान देना चाहिए। और निजी क्षेत्र को अपना काम करने दीजिए। वो जो अपने उनको अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, उससे हम लोगों को टैक्स और भी मिलेगा,
उस टैक्स के आधार पे हम लोग सेवाएं और भी बढ़ाएंगे। तो एक साइड में प्राइवेट सेक्टर उभरता रहे, उससे हम लोग टैक्स का और धन मिलेगा, उस कोष से हम लोग ये सेवाएं देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस मॉडल के आधार पे हम लोग आगे बढ़ें। जी, तो बहुत अच्छी बात करी। और आखिरी सवाल, संजीव जी की अगली किताब कौन सी है, वो क्या लिख रहे हैं? तो मेरी अगली किताब मैंने लिख चुका हूँ, तो अभी वो एडिटिंग फेज़ में है। वो किताब है क्रांति। एक्चुअली मेरे पास 2 किताबें हैं। एक किताब है क्रांतिकारियों के बारे में, तो हमारी जो आज़ादी का जो संघर्ष रहा उसमें जो गांधीयन जो लीनियज है उसके बारे में बहुत जिक्र है हमारे टेक्स्ट बुक वगैरह में, उसके बारे में ज़्यादातर उस पर ध्यान देते हैं लोग। लेकिन हमारे क्रांतिकारी एक इतिहास भी है। तो नाम तो लोग फिर भी जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, भगत सिंह, जो भी राज बिहारी बोस, नेताजी, इनके नाम लोग जानते हैं, लेकिन उनकी कहानी क्या है लोगों को ठीक से साफ साफ मालूम नहीं है। इधर उधर मालूम होगा, भगत सिंह ने इधर बम फेंका या नेताजी ने कोई आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, ऐसे ऐसे इधर उधर बिखरे हुए कुछ तथ्य बातें मालूम होंगी। लेकिन इसकी जो ये लंबी कहानी है, जो सावरकर और श्री अरबिंदो से लेके ये आज़ादी तक, ये जो कहानी है इसको ठीक से एक धारा में किसी ने नहीं लिखा है। तो मैं इसको एक धारा में लिखा हूँ, किताब लिखी हुई है, अभी पब्लिश करना है। दूसरी एक किताब है जो मैंने 75 साल की ये जो आज़ादी का जो ये अमृत महोत्सव है, उसके लिए मैंने ऐसे 75 शख्स का जो मैंने एक लिस्ट बनाया है जिन्होंने आज़ाद भारत में कोई योगदान दिया है। तो इस किताब का शुरुआत होगा नेहरू से, अंत होगा प्रधानमंत्री मोदी के साथ, लेकिन बीच में बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में उनका योगदान है। कोई खिलाड़ी हैं, कोई वैज्ञानिक हैं, कोई उद्योगपति हैं, कोई लेखक है, कोई इतिहासकार है, ऐसे बहुत बहुत हैं। तो आशा है कि ये 3-4 महीने में जब हम लोग इसका प्रकाशन करेंगे तो दोनों किताबों आपको अच्छी लगेंगी। जी, तो बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से ये खास बातचीत करने के लिए। तो ये थे संजीव सान्याल जी, जिन्होंने काल के प्रवाह में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें बताए, कुछ ऐसी सफ़र कराई जहाँ पे हम जाते तो थे लेकिन देख नहीं पाते थे। तो ऐसे ही अपने इतिहास को, अपने समय को देखना एक अनोखी बात होती है, एक सुकून की बात होती है, और वही हमें हमारी जड़ों तक ले जाती है कि आज जिस तरह से हमारी संस्कृति विकसित हुई है, फली फूली है, उसकी जड़ें कहाँ पर है। तो उन जड़ों को बताने का काम संजीव सान्याल जी ने कहा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी किसी शख्सियत के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगले एपिसोड में ऐसी किसी शख्सियत के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।